हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कि ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल टाइम पे जिसे इंडिया में अंडरटेक किया गया था बाय वेरियस रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मर्स एज वेल एज रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सो क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एंड साल दर साल यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो चलिए हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो हमें पता है कि 19th सेंचुरी द क्लोजर ऑफ द अराउंड द आफ्टर द 1857 रिवोल्ट और इवन बिफोर दैट द इंडियन इंटेलिजेंसिया वॉज इमर्जिंग इन द कंट्री। बहुत सारे लोग वेस्ट के जो इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, बिकॉज वेस्ट में 18 अराउंड लेट 15th सेंचुरी से ही बहुत सारे साइंटिफिक रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक द रेनासा या फिर अपन बोलते हैं रिफॉर्मेशन, बहुत सारे रिफॉर्म एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ये वेस्ट में दिखाई दे रहा था। सो एंड इवेंट्स इंडियंस भी इन सब ट्रेंड से और इन सब करंट से जो वेस्ट में थे इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। सो दिस इज वन ऑफ द रीज़न वाई द डिज़ायर फॉर रिफॉर्म बिगेन टू इमर्ज इन द इंडियन मिडिल क्लास। नाउ लेट अस सी द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल एक टाइम पे आया जो कि अपने साथ साइंस लेके आया, अपने साथ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया वहाँ से। सो this provoked the Indians to reform their own society. So the Britishers came at a time when India, in contrast to enlightened Europe of the 18th century, affected in every aspect by science and scientific outlooks. देखिए साइंस एंड साइंटिफिक आउटलुक यूरोप में ऑलरेडी इस समय चल रहा था, बट इंडिया का जो सिविलाइजेशन था वो बहुत स्टैगनेंट था, बहुत थम सा गया था, एंड इट वॉज अ डेकेडेंट एज वेल एज ए स्टैटिक सोसाइटी। बहुत ही सोसाइटी जो कि बहुत लो लेवल पे जा चुका था इंडिया का उस समय। सो this also prompted the Indians to especially the educated Indians to revive their own society. Even जो social conditions थे उस समय के वो बहुत इल से ग्रस्त हो चुके थे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे नेगेटिव उसमें एलिमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा होल्ड था बिकॉज दे वेर द वन हु न्यू द स्क्रिप्चर्स। सो उनका यूनिलैटरली डोमिनेंट नेचर था, स्पेशली वर्शिपिंग का जो कल्चर था इंडिया में। मोरेवर जो आइडोलेट्री जिसे हम मूर्ति पूजा बोलते हैं, पॉलीथीज़म बहुत सारे भगवान की पूजा करना। सो दिस वेर सम ऑफ द इल और ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। मोरेवर देर वॉज नथिंग दैट रिलीजियस आइडियोलॉजी कुड नॉट परसुएट पीपल टू डू। सो बहुत सारे रिलीजियस डॉगमा भी उस समय इंडियन सोसाइटी में देखे जा सकते थे। मोरेवर जो वीमेन का जो पोजीशन है इंडियन सोसाइटी में उस समय, प्लस बहुत पहले से ही बहुत ही डिग्रेडेड पोजीशन था। फॉर एग्जांपल दे वर सब्जेक्टेड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड, लाइक बच्चों की जो हत्या हो जाती थी, प्लस सती भी इंडिया में उस समय प्रेवलेंट था, चाइल्ड मैरिज था, इवन पॉलीगैमी था जो कि जहाँ पे एक आदमी बहुत बार शादी करता है। सो इंडियंस का जो पोजीशन था इंडियन सोसाइटी में वो बहुत ही निचला था। Moreover, they hardly had any right to maternal or right to inheritance of property. Moreover, caste was also another factor that was debilitating the Indian society. कास्ट क्या होता है? कास्ट हमें अपने इंडियन सोसाइटी में कास्ट हमें अपने जन्म से ही मिल जाता है। ऐसा इंडियन सोसाइटी को ऐसा सेटअप किया गया है। सो बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी का जो एक बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा था उस समय। मोरेवर कास्ट से और क्या हो सकती है? कास्ट सोशल मोबिलिटी को चेक करता है। मोरेवर सोशल डिवीज़न जो सोसाइटी में जो बहुत सारा डिवीज़न उसको बढ़ावा देता है कास्ट सिस्टम। मोरेवर इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म है, जहाँ की एक आदमी को ही और एक इंसान को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके अगेंस्ट में कास्ट एक्ट करता है। सो कास्ट भी उस समय का बहुत ही एक डोमिनेंट फैक्टर था इंडियन सोसाइटी में। सो इन सब को देखते हुए जो इंडियन मिडिल क्लास था, जो कि खास करके जो पढ़ा लिखा था, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी के कल्चर से
परिचित था, वो अपने सोसाइटी को सोशली एज वेल एज रिलीजियसली उसे वो अपग्रेड करना चाहता था. सो बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसीज और बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स इंडियंस बिगैन टू वर्क टुवर्ड्स द रिफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन सोसाइटी. सो जब यहाँ देखा कि इंडियन सोसाइटी ने फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ इंट्रूजन ऑफ कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी एंड अटेम्प्ट टू री इनविगोरेट ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस एंड टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द 19th century. सो हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, इंडियंस में यह एक धारणा आई कि उन्हें अपने सोसाइटी को, अपने रिलीजन को रिवाइव करना है. सो दिस सोशल रिफॉर्मेशन और दिस पीरियड ऑफ सोशल रिफॉर्म was also a response to the dominance of or the intrusion of colonial culture and ideology. So ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में. नाउ लेट अस सी द अदर सेक्शन, न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस. सो जो एनलाइटेंड इंडियंस थे वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, मोreover दे हैड ऑल्सो रिलेशनशिप विद द लैंड. ज़्यादातर जो लोग थे वो ज़मींदार घराने के थे. सो इसे उससे भी, और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट भी थे. तो इससे क्या हुआ, उन्हें एक मौका मिला कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है वो उसे नज़दीक से देखें, ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे इस चीज़ को इंडिया में अप्लाई किया जा सकता है. सो ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 19th century, द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी also found expression in movements to reform and democratize the social institutions and religious outlook of the Indian people. So this is one of the important things that we need to keep in mind. Now social and ideological basis of the reform. तो देखते हैं जो रिफॉर्मर्स थे उनका जो आइडियोलॉजिकल या सोशल बेस था वो क्या था. The social base of the regeneration seen in the 19th century was the newly emerging middle class and the educated intellectuals. So यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेटेड थे, नए नए लोग, फॉर एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में, फॉर एग्जांपल पीपल लाइक राम मोहन रॉय, पीपल लाइक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो कि इंग्लिश एजुकेटेड थे, प्लस दे कुड रैशनली एनालाइज द सिचुएशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी. सो ऐसे लोग रिफॉर्म मूवमेंट में आगे रहे. द इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया. सो व्हाट गिव दिस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन आइडियोलॉजिकल यूनिटी where rationalism, religious universalism and humanism. So these are some of the theories which prompted which motivated the Indian reformers to undertake the reformation of Indian society. Rationalism. So Indian reformers चाहते थे कि कोई भी चीज़, इंडिया का कोई भी प्रैक्टिस हो उसे रैशनली एनालाइज किया जाए, वहाँ पे साइंटिफिकली उसे एनालाइज किया जाए. यूनिवर्सलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, सारे धर्म को जो एकता है या फिर जो भी टेनेट्स होता है किसी भी रिलीजन का वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है. एंड ह्यूमनिज्म, जो इंडिविजुअल एजेंसी होता है, कोई भी इंसान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, लाइक एन ह्यूमन बीइंग इज एन एंड इन हिमसेल्फ. ये जो थ्योरी था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि इन रिफॉर्मर्स को हेल्प किया अपने सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए एज वेल एज उसे रिफॉर्मेशन के और ले जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिफॉर्मर्स लाइक राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त ने यहाँ तक ये भी कहा कि रैशनलिज्म इज आवर ओनली प्रिसेप्टर. ब्रह्मो समाज ने इनफैक्ट वेदस को भी बोला कि वेदस आर नॉट इनफॉलिबल. लाइक वेदस हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, वेदस में भी कुछ खामियां हो सकती हैं. हमें प्रीलिम्स के लिए ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा. लाइक इन द ब्रह्मो समाज द इनफॉलिबिलिटी ऑफ द वेदस वाज रेपुडिएटेड. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पूछ सकता है. एंड इनफैक्ट सईद अहमद खान ने ये भी बोला कि रिलीजियस टेनेट्स वर नॉट इम्यूटेबल. कुछ भी जो रिलीजन में कहा गया है ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही सही होगा, उसे भी चेंज किया जा सकता है. सो यह माइंडसेट था जो कि नए नए रिफॉर्मर्स आ रहे थे उस समय. इवन स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा कि द सेम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच अप्लाइज टू साइंसेस शुड ऑल्सो बी बेसिस ऑन विच रिलीजन मस्ट जस्टिफाई इटसेल्फ.
सो इनफैक्ट रिलीजन को भी साइंस के नज़र से देखा जाना चाहिए, ये कहा स्वामी विवेकानंद ने। दो द रिफॉर्मर्स tried to reform their religions, there was a universalistic aspect to their religious perspective. So, in fact, Raja Ram Mohan Roy considered different religions as national embodiments of universal theism. So, इनका मेनली ये आर्ग्यूमेंट था कि सारे रिलीजन एक ही टाइप के टेनेट्स हैं उनके, एक ही टाइप के उनके टीचिंग्स हैं। सो ये वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है उसमें ज़्यादा भेदभाव होता नहीं है। So this was one of the important rational or important logic which helped Raja Ram Mohan Roy to analyze the Indian society from a universalist perception. So ये कुछ चीज़ें important हैं स्पेशली इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। So जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था वो बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट लाइक द ब्रह्मो समाज, द प्रार्थना समाज एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। एंड जो अदर कैटेगरी है वो रिवाइवलिस्ट है, उस कैटेगरी में आते हैं मूवमेंट्स लाइक द आर्य समाज का जो मूवमेंट था या फिर जो देवबंदी मूवमेंट था। तो इसे हम देखते हैं क्या था ये। सो डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, सी द सारे सोशल रिफॉर्म्स में बेसिकली रिलीजन का लिंकेज था, क्योंकि कोई भी इंसान का उसमें जो प्रैक्टिस था वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। सो अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो उसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज एन इंडिविजुअल वॉज रिफ्लेक्शन ऑफ द रिलीजन ड्यूरिंग दैट टाइम। देखते हैं यहाँ पे। In the beginning, organizations such as the Social Conference, Servants of Indian Society, and the Christian missionaries were instrumental in social reforms along many enlightened individuals like Jyotiba Phule, Gopal Hari Deshmukh, K.T. Telang, B.M. Malabari, D.K. Karve, Sri Narayan Guru, E.V. Ramaswamy Naikar, B.R. Ambedkar। सो ये कुछ मूवमेंट्स हैं प्लस ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो उस समय बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा उस समय अपने सोसाइटी को, अपने सोसाइटी या फिर अपनी कास्ट को या फिर अपने रीजन को सोशली अपलिफ्ट करने के लिए। ब्रॉडली द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ दिस टाइम हैड ए 2-point एजेंडा, दैट इज द फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड टू फाइट टू रिमूव द डिजेबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। सो पहले जो हमने डिस्कस किया वुमेन के लिए एज वेल एज जो कास्ट से जो अनटचेबली पैदा होती है उसे इराडिकेट करने के लिए हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस दो मुद्दे पे बहुत ज़्यादा काम किया। सो देखते हैं पहले वुमेन के लिए क्या क्या किया गया था। सो हमें पता है कि वुमेन बहुत सारे नेगेटिव प्रैक्टिसेस लाइक जो पर्दा होता है, सती होता है, चाइल्ड मैरिज होता है जिसे अर्ली मैरिज बोलते हैं, एंड जो उनके जो प्रॉपर्टी का अधिकार उन्हें नहीं मिलता है, इवन पॉलीगेमी जो होता है मैन में, इन सब चीज़ों से वुमेन को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन था उस समय। सो इसमें भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। फॉर एग्जांपल लाइक टू इराडिकेट चाइल्ड मैरिज और फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सती। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे हुआ। सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एमिलियोरेट और लाइक टू इम्प्रूव द वुमेन्स पोजिशन। फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ सती। सो एवोल्यूशन ऑफ सती में राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस स्ट्रगल द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 वॉज पास्ड एंड इट डिक्लेयर्ड दैट द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज इलीगल एंड पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोर्ट्स एज कल्पेबल होमिसाइड। सो सती बैन किया गया 1829 में बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, इसे भी लेजिस्लेशन के थ्रू एबोलिश करने के लिए कोशिश किया गया था। द बेंगल रेगुलेशंस ऑफ 1795 एज वेल एज 1804 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर। सो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। In fact, an act passed in 1870 made it compulsory for parents. So parents को रजिस्टर कराना होता था all babies
एंड प्रोवाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन फॉर सम ईयर्स आफ्टर बर्थ, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि भाई कोई अपने बच्ची को मार नहीं रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड विच वर टेकन ड्यूरिंग दैट टाइम. वीडियो रीमैरिज के लिए क्या क्या गया? वीडियो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. या उनकी कोशिश से गवर्नमेंट ने ये हिंदू वीडियो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास किया था. इससे क्या हुआ? इट लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इशूज फ्रॉम सच मैरिजेस एज लेजिटिमेट. सो यह वीडियो रीमैरिज को प्रमोट किया ताकि कोई भी विडो, फॉर एग्जांपल इफ़ हर हस्बैंड डाइज अर्ली, सो दैट द विडो डजंट हैव टू सफ़र थ्रू आउट द होल लाइफ बाय बीइंग अलोन. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है एंड यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट रिफॉर्मर्स लाइक जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भावदाजी, दे वर वेरी एक्टिव इन प्रमोटिंग गर्ल्स स्कूल्स इन महाराष्ट्र. विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने फाउंड किया वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850. सो कुछ रिफॉर्मर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. हमें याद रखना है कि उन्होंने क्या फाइंड किया था और कब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश किया था एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता था. सो करसनदास जी मूलजी हु स्टार्टेड द सत्य प्रकाश विच वॉज पब्लिश्ड इन गुजराती एंड इट एडवोकेटेड वीडियो रीमैरिज. इनफैक्ट प्रोफेसर कर्वे ने भी अपना होल लाइफ डेडिकेट किया वीडियो रीमैरिज के लिए एंड उन्होंने ये भी उसके जो सेक्रेटरी थे वो वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी भी रहे उस समय. इनफैक्ट वीडियो रीमैरिज वॉज ऑल्सो एडवोकेटेड बाय BM मालाबरी, नर्मद, जस्टिस गोविंदराव महादेव रानाडे, MG रानाडे जी ने भी इसका वीडियो रीमैरिज को एडवोकेट किया था, प्लस K नटराजन. सो वीडियो रीमैरिज के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया. अभी देखते हैं चाइल्ड मैरिज. सो द नेटिव मैरिज एक्ट 1872 सिग्निफाइड लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज. सो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर द एबोलिशमेंट और इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज. यहाँ BM मालाबरी का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन्हीं के स्ट्रगल के कारण गवर्नमेंट ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेके आया 1891 में, विच फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12. सो कोई भी लड़की 12 साल की उम्र के नीचे शादी नहीं हो सकता था इस एक्ट के अनुसार. द शारदा एक्ट 1930 फर्दर पुश्ड अप द मैरिज एज टू 18 एंड 14 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद 18 एंड 21 कर दिया गया. सॉरी. अभी देखते हैं जो वीमेन का जो एजुकेशन है उस फील्ड में क्या क्या काम हुआ, किसने काम किया था. यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, स्पेशली टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ वीमेन अमंग वीमेन. द कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी वॉज सेटअप इन 1819. देख सकते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट द बेथुन स्कूल वॉज फाउंडेड बाय J.D. बेथुन इन 1849. यहाँ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया था टू एस्टैब्लिश दिस स्कूल. चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ एजुकेशन ऑफ 1854 इट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन. ओके. एंड इवन प्रोफेसर D.K. कर्वे ही सेट अप द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन 1916. सो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्पेशली एजुकेशन अमंग वीमेन में. एंड हमें पता है कि सरोजिनी नायडू जी शी वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द INC in 1925 and later the governor of the United Provinces in 1947 to 1949. So because बहुत ज़्यादा काम किया गया तो इन्हें भी फ़ायदा मिला. आफ्टर 1920 अवेयर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन लेड अ वुमेन्स मूवमेंट. एंड जैसे जैसे गांधी जी बाद में आते रहे, जैसे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता गया, वुमेन का बहुत ज़्यादा रोल भी बढ़ता गया. बिकॉज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गांधी जी दे वर क्वाइट एक्टिव. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर एक्टिव. इन 1910 साला देवी चौधरानी शी फाउंडेड द भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद. सो हमें ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए. इट वॉज द फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय वुमेन. एंड ये इसका काम क्या था? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल ओवर इंडिया. सो यहाँ पे हमें इनका नाम याद रखना है.
अभी आते हैं हम रमाबाई रानाडे पे, जिन्होंने फाउंड किया था लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904। कहाँ था ये? बॉम्बे में था। पंडिता रमाबाई सरस्वती, सी फाउंडेड द आर्य महिला समाज टू सर्व द कॉज ऑफ वुमेन। लेटर रमाबाई रानाडे, सी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड एन आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। सो हमें इन महिला का नाम याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया वो एस्टेब्लिश हुआ था, एंड यहाँ पे मेहरीबाई टाटा ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था इसके लिए। एंड 1927 में ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिश किया गया था मार्गारेट कजिन्स के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस किसने लाइक पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट फर्गूसन कॉलेज बॉम्बे, एंड कुछ महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई थी वो थी महारानी चिन्माबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी दुराब टाटा। So these were some of the members of AIWC. We need to be very careful and we need to remember it. So and after the independence बहुत सारे एक्ट्स तो आए हैं वुमेन के बेनिफिट्स के लिए। Now let us come to the struggle against caste based exploitation. So हमें पता है कि इंडियन सोसाइटी हमेशा से ही वर्ण एंड कास्ट पे ऑपरेट किया है, एंड द लोअर कास्ट हैव बीन वन ऑफ द victims of it because of various disabilities arising out of the caste system. So especially ब्रिटिश के आने के बाद कास्ट जो लोअर कास्ट थे या फिर जो भी रिफॉर्मर्स थे उन्हें कास्ट का लोअर कास्ट के लिए काम करने का मुद्दा कैसे मिला वो हम देखते हैं। सो द फैक्टर्स दैट हेल्प वुमेन दैट हेल्प टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिश रूल परहैप्स विदाउट इंटेंशन created certain conditions that undermine caste consciousness to an extent. क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा। सो अर्बनाइजेशन क्या होता है, रूरल के लोग अर्बन एरिया में आते हैं और मिक्सअप होते हैं, तो कास्ट को पता नहीं चलता है कि कौन किस कास्ट का है। तो इससे क्या होता है, और हमारे बीच में भी और लोगों के बीच में भी कास्ट कॉन्शियसनेस कम हो जाता है उस समय। फॉर इंस्टेंस द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड एंड फ्री सेल ऑफ लैंड अपसेट कास्ट इक्वेशंस। कोई भी किसी को लैंड बेच सकता था, तो इससे क्या हुआ कि कास्ट का जो कॉन्शियसनेस था वो थोड़ा कम हुआ। एंड यहाँ देख सकते हैं आप मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग अर्बनाइजेशंस। सो द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज दे ऑल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। मोreover द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिशर्स ने प्रोपागेट किया, यह भी हेल्प किया कास्ट का जो कॉन्शियसनेस है उसे रिड्यूस करने के लिए। सो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे या फिर जो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए काम किया। द ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, द थियोसॉफिस्ट, द सोशल कॉन्फ्रेंस, एंड बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी थे। The national movement took inspiration from the principles of liberty and equality against the forces which tended to divide society. In fact, हमें पता है कि गांधी जी भी लेटर ऑन अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में उन्होंने भी मूवमेंट किया था, एंड ऑल इंडिया हरिजन संघ भी फाउंड किया था 1932 में। सो जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट की तरफ इंडिया जाता गया उस समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन्स कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए काम करते रहे। विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड जनरल अवेकनिंग देयर वर स्टायरिंग्स अमंग द लोअर कास्ट देमसेल्व्स बिकॉज दिस एजुकेशन वाज ओपन टू लोअर कास्ट ऑल्सो। सो वो पढ़ के खुद रैशनली सोचने लगे एंड खुद भी अपनी पोजीशन, अपना जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन है उसे रिड्यूस करने के लिए खुद में भी उनके अंदर इनिशिएटिव आता गया। फॉर एग्जांपल यहाँ ज्योतिबा राय फुले या फिर अम्बेडकर जी का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट में। इनफैक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल और ही प्लेड a pivotal role in the upliftment of the lower caste. He himself was subjected to various tyranny. So he organized the All India Scheduled Caste Federation
with several other leaders of the depressed classes, founded the All India Depressed Class Association. So हमें ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. During the 1920s in South India, the non-Brahmins organized the self-respect movement led by E.V. Ramaswamy Naicker. So ये हमें याद रखना है यहाँ पे. एंड केरला में श्री नारायण गुरु, उन्होंने भी अपर कास्ट डोमिनेशन के अगेंस्ट में काम किया. एंड उनका यह कहना था कि वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड. उनका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है. एंड उनके जो शिष्य थे साधारण अयप्पन, उन्होंने इसे चेंज करके कहा नो रिलीजन, नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड. सो हमें इसको याद रखना है. इनफैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह को भी लीड किया था 1927 में टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम्स ऑफ द कास्ट हिंदूज़. सो यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने प्रोसेसन निकाला अपने 2500 अनटचेबल्स के साथ. एंड ही लेड देम टू द टाउन ऑफ महद, टू द चौदार टैंक, जहाँ से कि लोअर कास्ट को पानी पीना अलाउड नहीं था. तो वहाँ उन्होंने इस वाटर को ड्रिंक करके इस प्रैक्टिस का बहिष्कार किया, जो कि उन्हें जो वाटर ड्रिंक करना अलाउड नहीं था. सो दिस वॉज एन इन्वेंटिव वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन. डॉक्टर अम्बेडकर ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन 1924 टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द दलित्स बिफोर द गवर्नमेंट. एंड उनका जो इम्पोर्टेंट स्लोगन था वह था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज. एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हैं कि बहुत सारे लेजिस्लेशन आए हैं टू एमिलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द लोअर कास्ट पीपुल और दोज हु आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कास्ट सिस्टम. थैंक यू.